Hello and welcome. This is the ninth lecture of Basics of Aviation, and in this lecture we will discuss Theory of Flight. Theory of Flight में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोप्लेन टू फ्लाई. ठीक है, चूँकि इतनी भारी भरकम होती है ये मशीन एंड ये एयर में फ्लाई कर सकती है and it has to overcome the weight, or you may say the force exerted, gravitational force exerted by the earth. So how it will overcome that force exerted by the earth? That force is known as what? Weight. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से ओवरकम किया जाता है वी विल स्टडी इन डिटेल्स इन दिस चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई चीज़ फ्लाई करती है, इफ़ समथिंग इज इन एयर, तो इसके एक नीचे जो नेचुरली एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इट्स वेट. इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहली चीज़ ये आ गई. इसके बाद कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी, इफ दिस इज अ बॉडी एंड इट्स मूविंग, सो एयर विल मूव अपोजिट टू दिस बॉडी, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट एयर इज अ फ्लूइड. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ ड्रैग. तो जब भी एक बॉडी मूव करेगी तो ड्रैग विल अपीयर. ठीक है, जब भी एक बॉडी मूव करेगी किसी फ्लूइड के थ्रू, एंड एयर इज व्हाट? एयर इज अ फ्लूइड. तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि जब भी आप कभी तेज़ विंड होती है और आप उस वक्त बाइक या बाइसाइकिल चलाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको सामने से काफ़ी पुश किया जा रहा है विंड से. ठीक है, या फिर आप बाइक बहुत स्पीड में चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि सामने से अच्छा खासा फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है विंड से. ठीक है, दिस इज ड्रैग. ठीक, तो वेन एवर अ बॉडी विल मूव थ्रू अ फ्लूइड, ड्रैग विल ऑटोमेटिकली अपीयर. सबसे पहली बात, तो ड्रैग अपीयर हो रहा है अगर आप मूव कर रहे हो. तो दूसरी बात, वेन एवर अ बॉडी इज प्रेजेंट इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड, देयर विल बी अ फोर्स acting on the body towards the center of gravity of the earth. ठीक है, तो ड्रैग और वेट ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब भी एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की कोशिश करेगी. जब भी एक एयरक्राफ्ट आगे मूव करेगी, ड्रैग विल अपीयर, एंड सिंस एयरक्राफ्ट हैज सम मास, सो वेट विल एक्ट डाउनवर्ड. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. समझ गए बात? तो इनको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द ड्रैग and to overcome the weight, what can be done? ठीक है, तो ड्रैग को ओवरकम करने के लिए थ्रस्ट इज प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ सम मशीन. मशीन की सहायता से एरोप्लेन को आगे की तरफ थ्रस्ट दिया जाता है, एंड हेंस इट विल ओवरकम द ड्रैग. नेक्स्ट, हाउ द वेट विल बी ओवरकम. ठीक है, तो वेट को ओवरकम करने के लिए जनरेट किया जाता है लिफ्ट, एंड लिफ्ट will be equal to the weight and aeroplane will fly through the air. तो ये लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है we will study in this chapter. ठीक है, तो सबसे पहली बात, ड्रैग को काउंटर करने के लिए हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं थ्रस्ट. थ्रस्ट प्रोड्यूस किया जाता है एक मशीन के द्वारा. ठीक है, दैट मे बी प्रोपेलर और दैट मे बी जेट टर्बाइन. ठीक है, हम लोग प्रोपेलर और जेट टर्बाइन इंजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एयरक्राफ्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. हेयर वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द लिफ्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द लिफ्ट. ठीक है, हाउ लिफ्ट इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिफ्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए एक शेप का प्रयोग होता है, दैट इज एयरफॉयल. सो टू प्रोड्यूस द लिफ्ट अ शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एयरफॉयल शेप. ठीक है, तो व्हाट आर एयरफॉयल? एयरफॉयल्स आर 3D स्ट्रक्चर्स यूज टू क्रिएट एरोडायनेमिक फोर्सेस. ठीक है, अब जो एयरफॉयल है इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट इज मीन कैम्बर लाइन. तो मीन कैम्बर लाइन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये भी एयरफॉयल है, एंड दिस इज ऑल्सो एयरफॉयल. यहाँ पे देखिए आप, जो नीचे का ये सरफेस है, दिस इज लोअर सरफेस, एंड अपर सरफेस इज दिस वन. तो दिस इज अपर सरफेस. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, दिस इज लोअर सरफेस एंड दिस इज
अपर सरफेस। तो हर एक जगह पे लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस का जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, सो दिस इज द लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेस, एंड दिस लोकस इज नोन एज मेन कैम्बर लाइन, द सेट ऑफ पॉइंट्स halfway between upper and lower surfaces of airfoil is known as mean camber line। तो halfway कहने का मतलब क्या है? equidistant from the upper and lower surfaces of airfoil। next is leading edge। so this one is the leading edge, the most forward point of mean camber line is leading edge। next is trailing edge, the most backward point of mean camber line is trailing edge, so this one is the trailing edge। next is chord line, the line joining the leading edge and trailing edge is known as chord line। then is camber, the maximum distance between mean camber line and chord line, ठीक है, this is camber। अगर आपने कभी हाईवे को देखा होगा तो हाईवे इस तरह से होती है, so this is called camber line and this is called camber। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है कैम्बर लाइन के बीच में और सरफेस के बीच में, दिस इज कॉल्ड कैम्बर। तो यहाँ भी कैम्बर किसको कहा जाएगा? दिस इज द कैम्बर, ठीक है, ये क्या है? कैम्बर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैम्बर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो एयरफॉयल के डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी वही चीज़ें दी हुई हैं, लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, कोड, ठीक है। तो ये समझा हमने। अब देखते हैं कि किस तरह से एयरफॉयल लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर एयरफॉयल की मैं बात करूँ तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो ईजी नहीं है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। People generally take Bernoulli theorem and prove the theory of airfoil and that is completely wrong। They say कि यहाँ पे air molecule आएंगे and they will get splitted and they will meet here। आप बताओ कि कुछ एयर मोलिक्यूल इधर चले जाएंगे, कुछ एयर मोलिक्यूल इधर चले जाएंगे, तो फिर वो यहाँ पे किस तरह से मीट करेंगे? नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि ये बहुत आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए, ये भी हो सकता है कि ये बहुत आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि एयर मोलिक्यूल यहाँ पे आके, यहाँ बहुत सारे एयर मोलिक्यूल आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आके स्प्लिट होंगे और यहाँ पर आके मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में? तो बहुत सारी इसकी थ्योरी हैं। हम लोग एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एंड मोमेंटम, ये तीनों ही चीज़ अप्लाई होती है एयरफॉयल की थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा चीज़ लेके देख लेंगे ताकि हम क्लैरिफाई हो जाएं कि क्यों एयरफॉयल लिफ्ट प्रोड्यूस कर पाता है। जो थ्योरी इसके पीछे हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, नेवियर-स्टोक्स थ्योरम, यूलर्स लॉ, कोइंडा इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। इतना आपने देखा होगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे इस तरह से खड़े हो, यहाँ पे सपोज करो आप खड़े हो और यहाँ से अगर रेल क्रॉस करती है तो आपको एक ज़ोर का हवा लगता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो इसके साथ जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल, आपको पता है कि अगर सपोज करिए ये ट्रेन है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल है, तो ये ट्रेन के साथ मूव कर रही है तो इट विल टेक सम अदर फ्लूइड पार्टिकल विथ इट, दिस फ्लूइड पार्टिकल विल ब्रिंग सम अदर फ्लूइड पार्टिकल विथ इट, इस तरह से। इसीलिए जब ट्रेन क्रॉस करती है तो आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपको यहाँ पे एक तेज़ हवा लगता है, समझ के बाद। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि जब एयरफॉइल्स यहाँ टकराती हैं विंड, ठीक है, तो विंड इस तरह से सरफेस के साथ साथ फ्लो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो विंड इस तरह से, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस तरह से देखो। अगर कोई कह सकता है कि यहाँ पे विंड आई तो ये इस तरह से निकल जाएगी, नहीं, विंड जो है सरफेस के साथ साथ इस तरह से फ्लो करती है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स ज़रा सा भी पढ़ा है, अगर आप 11th-12th में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है या सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो आपको इतना पता होगा कि फ्लूइड की इस तरह की टेंडेंसी होती है और ये अपने साथ बाकी फ्लूइड को भी लाएगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा एंड अल्टीमेटली विंड विल गो स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको कोइंडा इफेक्ट भी कहा जाता है, द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड जेट टू गेट अटैच्ड टू अ कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम ये माने, सपोज करिए कि ये एक पाइप है और पाइप
इस तरह से जा रही है और यहाँ पे पाइप का सडनली एरिया यहाँ पे सपोज डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अगर पाइप की वेलोसिटी यहाँ पे v थी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पाइप में यहाँ प्रेशर अगर p था तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विंड आई यहाँ तक। अब विंड क्या हुआ कि कुछ विंड पार्टिकल्स इधर चले गए एंड कुछ इधर चले गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो है एक बड़े एरिया में विंड यहाँ पे एंटर कर रही है, जबकि यहाँ पे विंड एक छोटे एरिया में एंटर कर रही है। तो छोटे एरिया में अगर एंटर कर रही है विंड, इसको हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि दिस इज़ अ पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे विंड बड़े एरिया में एंटर कर रही है, जबकि यहाँ पे विंड छोटे एरिया में एंटर कर रही है। तो छोटे एरिया में एंटर करने की वजह से विंड की वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे एरिया बड़ा है तो विंड की वेलोसिटी यहाँ पे कम रह जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, काफ़ी घट जाता है और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा और यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। और आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर ये सपोज करिए पानी है और इसमें आप बॉडी एक डिप करते हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पानी में जो जो नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, किस तरह से, रो जी एच से। सपोज करो कि यहाँ तक की हाइट है 1 और यहाँ तक की हाइट कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे होगा कितना 2 रो जी और यहाँ पे कितना होगा 3 रो जी। तो इसीलिए इस बॉडी पे अपवर्ड एक फोर्स लगता है, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, रो जी। नहीं तो अगर कहीं भी एक बॉडी है, अगर यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो अल्टीमेटली अपवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली अ फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट जब इतना सफिशिएंट हो दैट इट विल ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे वेट लग रहा है। सो इफ द लिफ्ट इज ग्रेटर देन वेट, द एयरक्राफ्ट विल बी लिफ्टेड एंड इट विल फ्लो थ्रू द एयर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है लिफ्ट का। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने की, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ देखो इस तरह का बन रहा है एक सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क बन रहा है तो एक इधर इस तरफ फोर्स लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, इस तरह का आर्क बन रहा है तो इसमें इधर फोर्स लगेगा। तो और भी बहुत सारा तरीके लगा के, मेरे पास अगर समय होता तो मैं सच में बताता। 2-3 मेथड मुझे पता है एयरफॉयल के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के, बट मैं उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। बेटर होगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि एयरफॉयल से किस तरह से लिफ्ट घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको लिफ्ट क्यों जनरेट होता है ये समझ में आ गया होगा। जो एयरफॉयल है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन एयरफॉयल विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, इस तरह से दे दिया जाएगा स्लैश करके, कंजर्व एनर्जी दे देगा, मास दे देगा, मोमेंटम दे देगा और सपोज करिए कुछ और एक चीज़ दे देगा या फिर दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज टिक करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कंजर्व होती हैं। लिफ्ट जनरेट होने का एक और रीज़न है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, एक इंक्लाइंड प्लेट और एक इंक्लाइंड एयरफॉयल को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखिए कि विंड आ रही है, ये प्लेट से टकरा रही है और यहाँ पे एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जा रहा है, लेकिन प्लेट के साथ देखिए चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे प्लेट के साथ देखिए कोइंडा इफेक्ट लगता है यहाँ पे, और प्लेट के साथ एयर इस तरह से मूव करती हुई चली जाती है। तो आप बताओ कि एयर पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब एयर इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे जब लीव कर रही हैं तो इसका डायरेक्शन एयर का क्या है, इस तरह से डाउनवर्ड है डायरेक्शन। तो आप बताओ इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो यहाँ से न्यूटन्स लॉ से भी आप देख सकते हो कि इस एयरफॉयल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। और नेवियर स्टोक्स और यूलर जो लॉ है उसके बहुत बड़ा इक्वेशन सब बना के एक्सप्लेन किया जाता है, सो दैट वी वांट स्टडी, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे दे फ्री स्ट्रीम फार फ्रॉम विंग, किस तरह से यहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन है, एयर का डायरेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो एयर की वेलोसिटी और एयर का यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो कितना ज़्यादा है, जबकि यहाँ देखो कितना कम है, ठीक है। तो इसको आप
इसको आप जो है समझ सकते हो कि दिस इज़ अ पाइप एंड दिस इज़ अ पाइप। तो यहाँ पे देखो कि एक छोटे से पाइप में ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंटर कर रही है, सो वेलोसिटी वुड बी इंक्रीज। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के, यहाँ देखो हाई वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लो वेलोसिटी रीजन, वेलोसिटी लो होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर एंड अल्टीमेटली लिफ्ट विल एक्ट अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक। अब बताओ कि ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है। अगर आपको याद हो कि लाइन ज्वाइनिंग द लीडिंग एज एंड द ट्रेलिंग एज इज कॉल्ड कॉर्ड लाइन, नहीं कॉर्ड। तो दिस इज कॉर्ड एंड व्हाट इज दिस, this is the relative velocity of air with respect to aircraft। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड ऑफ एयरफॉयल एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बदले अगर एयरफॉयल हम लोग लिख देते तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अभी हम लोग एयरफॉयल के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली वो एयरक्राफ्ट पे ही अप्लाई होगा, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एयरफॉयल। सो व्हाट इज एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड relative velocity of air with respect to airfoil. Now, how the angle of attack will impact the lift। तो यहाँ पे आप देखो कि एंगल ऑफ अटैक जब हमारा छोटा था कितना है, 8 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे निगेटिव प्रेशर और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर देखो कम डेवलप हो रहा है, निगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर। जबकि यहाँ पे देखो निगेटिव प्रेशर कहने का मतलब है कि प्रेशर जो रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे देखो सपोज ये एक लेयर है, यहाँ पे प्रेशर घट रहा है और यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो लिफ्ट जो जनरेट हो रहा है दैट वुड बी, सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, सो P2 माइनस P1 वुड बी द लिफ्ट। ठीक है, यहाँ कि इसमें एरिया से मल्टीप्लाई होगा, एरिया दिस एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये निगेटिव प्रेशर है और ये क्या है, पॉजिटिव प्रेशर। तो हम लोग चाहेंगे दिस शुड बी मोर एंड मोर एंड दिस शुड बी लेस एंड लेस। तो P2 को हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जबकि P1 हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा घटाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा लिफ्ट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, P2 माइनस P1 एंड दैट वुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ देखो जो निगेटिव प्रेशर है ये ज़्यादा है और पॉजिटिव प्रेशर यहाँ नीचे में क्या है, कम है, तो लिफ्ट जो है वो कम जनरेट होगा। जबकि यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो कि इसको बढ़ा दिया गया एंगल ऑफ अटैक को। जब एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाया गया तो यहाँ पे जो निगेटिव प्रेशर है वो कम हो गया, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर बढ़ गया, तो लिफ्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली लिफ्ट यहाँ पे बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंपैरिजन किया है, एयरफॉयल है ये हमारा क्या, कॉर्ड लाइन ऑफ विंग है और ये रिलेटिव विंड है। ये देखो एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरफॉयल को ले, ये क्या हमारा, ये बेसिकली विंग है एयरक्राफ्ट का। यहाँ देखो कॉर्ड लाइन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेन, जो विंड आती है वो सामने से आती है, दैट इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरप्लेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, तो यहाँ देखो जो लो एंगल ऑफ अटैक होगा तो लिफ्ट कम जनरेट होगा, लिफ्ट क्या है, लेस है। जबकि एंगल ऑफ अटैक को जब हम लोग हाई किए तो लिफ्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई करने से क्या हो रहा है, देखो कि आप जो आपका एयरफॉयल है उसको आप क्या कर दे रहे हो, सपोज पहले एयरक्राफ्ट इस तरह से मूव कर रही थी, इस तरह से, अब एयरक्राफ्ट किस तरह से मूव करने लगी, इस तरह से। अब एयरक्राफ्ट अगर इस तरह से मूव करेगी तो और भी लिफ्ट बढ़ जाएगा, एयरक्राफ्ट अगर इस तरह से मूव करेगी तो और भी लिफ्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो क्यों ना एयरक्राफ्ट को इस तरह से मूव करा दिया जाए ताकि लिफ्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा देते हैं, यहाँ देखो आप एंगल ऑफ अटैक क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ अटैक को जब हम लोग बहुत ज़्यादा रेज कर देते हैं तो उस वक्त विंड जो है वो उसकी टेंडेंसी हो जाती है यहाँ पे
टर्बुलेंट करने की। यहाँ देखो जिस तरह से यहाँ पे टर्बुलेंस किया गया है और इसकी वजह से लिफ्ट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। एंड दिस इज स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक, मतलब इससे ज़्यादा आप एंगल ऑफ अटैक को नहीं बढ़ा सकते। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो लिफ्ट आपका बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो द मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक आफ्टर विच द लिफ्ट वॉन्ट इंक्रीज rather the aircraft will stall is known as stalling angle of attack, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने कुछ कुछ फिगर बना के आपको दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने से लिफ्ट एक लिमिट तक बढ़ता है और उसके बाद फिर लिफ्ट कम होने लग जाती है, और उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो आपका एयरक्राफ्ट का फ्री फॉल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वेट विल डोमिनेट द लिफ्ट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ अटैक है ये स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक से कम है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे अच्छा खासा लिफ्ट जनरेट हो रहा है एंड लिफ्ट इज ग्रेटर देन वेट एंड एयरक्राफ्ट विल फ्लाई। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ग्रेटर देन स्टॉलिंग एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिफ्ट विल रिड्यूस कंसिडरेबली एंड लिफ्ट विल अल्टीमेटली लेस देन वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट विल स्टॉल एंड इट विल फॉल, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ अटैक रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ विंग कोड डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर फ्लो। एट लो एंगल ऑफ अटैक एयर फ्लो इज स्मूथ एंड मॉडरेट लिफ्ट इज प्रोड्यूस। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडरेट लिफ्ट इज प्रोड्यूस लो एंगल ऑफ अटैक पे। नेक्स्ट क्या हमारा, एज एंगल ऑफ अटैक इज इंक्रीज, angle of attack is increased, the lift forces build to a peak and then airflow begin to move away from the wing starting near the trailing edge and going forward, ठीक है। यहाँ देखो आप कि जब हमने एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ क्या क्या हमने एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा दिया है, तो यहाँ देखो जो विंड है हमारा वो ट्रेलिंग एज तक आ रहा था, नहीं, यहाँ पे देखो ट्रेलिंग एज से पहले ही विंड क्या होने लगती है, जो एयर है वो इस एयरफॉयल को छोड़ने लग जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा देंगे हम लोग तो ये यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है और जो मिलना चाहिए था लिफ्ट वो नहीं मिल पाता, क्योंकि विंड की जो टेंडेंसी हो जाती है, एयर की टेंडेंसी वो यहीं से टर्बुलेंस करने की हो जाती है। तो जिस कारण से, क्योंकि इधर कम एयर होते, इधर कम एरिया में ज़्यादा एयर क्रॉस करती थी तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता था और प्रेशर बढ़ता था। अब वो चीज़ें हो ही नहीं रही है, तो हाउ द लिफ्ट विल बी क्रिएटेड, सो लिफ्ट वुड बी लो, ठीक है। तो ये रही बात। नेक्स्ट यहाँ भी देखो आप, लो एंगल ऑफ अटैक पे, मीडियम एंगल ऑफ अटैक के और एक्सेसिव एंगल ऑफ अटैक पे, तीनों पे देखो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन है, जबकि यहाँ पे देखो कितना टर्बुलेंस होने लग जा रहा है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, एयर नीचे जा रही है तो इसके वजह से भी लिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एयर नीचे जा रही है तो लिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे एयर देखो टर्बुलेंट करने लग जा रही है तो इट विल कॉन्सिक्वेंटली कॉज द वेट टू डोमिनेट द लिफ्ट। हेयर वेट इज लेस देन लिफ्ट, हेयर वेट इज लेस देन लिफ्ट, ठीक है। यहाँ भी देखो आप, स्टॉल का दिया हुआ डिफिनेशन, एज द एंगल ऑफ अटैक इज इंक्रीज लिफ्ट इज ऑल्सो इंक्रीज अप टू सर्टेन एंगल, बियॉन्ड दिस एंगल एयर फ्लो कैन नो लॉन्गर फॉलो द कंटूर ऑफ एयरफॉयल अपर सरफेस। कंटूर यहाँ देखो एक्चुअल में दिखाया गया है कि जब मॉडरेट रहता है एंगल ऑफ अटैक तो उस वक्त किस तरह से एयर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और यहाँ देखो जब बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक को कर दिए हम लोग तो उस वक्त देखो एयर की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बियॉन्ड दिस एंगल एयर फ्लो के नो लॉन्गर फॉलोज द कंटूर ऑफ, कंटूर क्या होता है, ऐसे जैसे यहाँ देखो ये कंटूर हो रहा है ना, सारे एयर एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर द बबल पॉइंट द एयरफॉयल गोज फुल स्टॉल। बबल पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो बबल का मैंने डिफिनेशन लिखा था, वायलेंट और अनस्टेडी फ्लो ऑफ एयर फ्लो, वायलेंट और अनस्टेडी फ्लो ऑफ एयर फ्लो। तो यहाँ पे क्या होने लग जाती है, बर्बलिंग होने लग जाती है। यहाँ देखो एंगल ऑफ अटैक कम है तो लिफ्ट क्या है, कम है, ड्रैग भी कम है। एंगल ऑफ अटैक जो स्टॉलिंग एंगल से कम है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉल्ड एंगल 25 पे ले लिया था, यहाँ पे लिफ्ट क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। ये देखो लाइन से आपको पता चल पा रहा होगा, नहीं, यहाँ देखो ड्रैग भी बढ़ जाता है और यहाँ पे ड्रैग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस हो गया है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक कर देते हैं तो ड्रैग भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और लिफ्ट क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाते जाएंगे तो इनिशियली लिफ्ट बढ़ेगा एंड देन लिफ्ट विल इंक्रीज, ठीक है। और ड्रैग क्या होगा, ड्रैग हमेशा क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे भी आप देख लो, लेस एंगल ऑफ अटैक पे देखो किस तरह का है। यहाँ देखो लेस एंगल ऑफ अटैक पे एयर का क्या है मूवमेंट, और यहाँ देखो हाई एंगल ऑफ अटैक पे एयर का क्या, कितना ज़्यादा टर्बुलेंस बन गया। ये बहुत वायलेंट होगा एंड इट विल कॉज द एयरक्राफ्ट टू फॉल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है इंक्लिनेशन इफेक्ट ऑन द लिफ्ट। तो यहाँ देखो ये एंगल ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, ए से इसको डिनोट किया गया यहाँ पे। अब देखो ये एंगल ऑफ अटैक और लिफ्ट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। जो एंगल ऑफ अटैक को हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ भी देखो एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट, दिस इज लिफ्ट, लेकिन स्टॉलिंग एंगल के बाद देखो आपका लिफ्ट का क्या हालत हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, स्टॉल हो गया, जबकि यहाँ तक क्या हो रहा था, काफ़ी लिफ्ट लग रहा था। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि एंगल ऑफ अटैक जब हमारा शुरू में बढ़ रहा था तो लिफ्ट भी बढ़ रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक के बाद लिफ्ट कम होनी शुरू हो गई एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक। ठीक है। और यहाँ से एयरक्राफ्ट स्टॉल करना शुरू कर। स्टॉल क्या होता है, बंद हो जाना। आप बोलते हो ना कि माई कार हैज़ स्टॉल्ड। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मैक नंबर। मैक नंबर जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है उन्होंने मैक नंबर पढ़ा होगा। मैक नंबर क्या होता है, इट इज़ वन रेशियो ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड मैक नंबर। तो मैक नंबर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, वेदर इट इज़ सबसोनिक और ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो मैक नंबर अगर 1 से कम है दैट मीन्स द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज लेस देन द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट is less than the speed of sound, then that is subsonic. If the speed of aircraft is equal to the speed of sound, then that is, यहाँ पे speed of aircraft को suppose velocity of aircraft है ये, and this is velocity of sound. So here velocity of sound would be greater than velocity of aircraft. Here Mach number is 1, so velocity of aircraft would be equal to velocity of sound. Here velocity of aircraft would be greater than velocity of sound. Here velocity of aircraft would be very 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 greater than velocity of sound. This is called hypersonic, this is called supersonic, this is called transonic and this is called subsonic. तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर विच ऑफ द मैक नंबर रिप्रेजेंट्स द हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा 0.8, 1.0, 2.0, 5.0, तो आपको 5.0 में करना है। सुपरसोनिक कहेगा तो 2 करना है, ट्रांससोनिक तो 1 एंड सबसोनिक तो 0.8। तो इस चैप्टर में हमने एयरफॉयल के बारे में पढ़ा, एंगल ऑफ अटैक के बारे में पढ़ा। एक बार मैं यहाँ पे समअप कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड दैट वाज एयरफॉयल, देन वाज एंगल ऑफ अटैक, देन वाज मैक नंबर। ठीक है। एंगल ऑफ अटैक और एयरफॉयल लिफ्ट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और अगर एंगल ऑफ अटैक और लिफ्ट के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे सो दिस वुड बी लाइक दिस। ठीक है। एक मैक्सिमम एंगल तक एंगल ऑफ अटैक अगर बढ़ाते जाएंगे तो लिफ्ट वुड बी इंक्रीज, बट आफ्टर दैट लिफ्ट वुड डिक्रीज एंड स्टॉलिंग विल अकर एंड दैट एंगल ऑफ अटैक इज नोन एज स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक। सो इन दिस लेक्चर दिस इज इट। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।